अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज जो मैं आपसे पेपर डिस्कस करूँगा बेटा वो है अक्टूबर नवंबर 2023 और उसका वेरिएंट 41 है बेटा, जो मैं आपसे आज डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टार्ट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। ये कह रहा है फ्लोरीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन डाइऑक्साइड एज शोन। आपको एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाया हुआ है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, with respect to the F2 and first order with respect to the ClO2. No catalyst is involved. दोनों के जरिए से फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब है आपकी रेट इक्वेशन होनी चाहिए। रेट इज इक्वल टू के concentration of F2 and concentration of ClO2 बेटा। ठीक है, आगे बोलता है सजेस्ट अ टू स्टेप मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। देखो बेटा, लेक्चर्स के अंदर भी ये बात मैंने आपको बताई है कि हमेशा ख्याल रखा करें कि जब आप स्टेप्स बनाएं, मैकेनिज्म के स्टेप्स बना रहे होते हैं, तो उनमें दो बातों का ख्याल रखें। एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होना चाहिए। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो आपके मैकेनिज्म के अंदर ये एक एक दफा आने चाहिए ताकि स्टोइक्योमेट्रिक रेशो जो है वो सेम रहे रेट इक्वेशन के साथ। एक बात। दूसरी बात, जब आप इन स्टेप्स को मर्ज करें बेटा तो ओवरऑल इक्वेशन वही आनी चाहिए जो उसने दी हुई हो। दैट्स इट। दो बातों का ख्याल रखेंगे बेटा, सुकून हो जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल, आपका रिएक्टेंट साइड पे फ्लोरीन एक है, ClO2 दो दफा है। ओके, और प्रोडक्ट साइड पे दो दफा FClO2 है। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि एक दफा मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे फ्लोरीन आए, दो दफा ClO2 आए, और प्रोडक्ट साइड पे मेरे पास दो दफा ClO2 आए। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज करो मैंने यहां लिखा F2, साथ में मैंने लिखा ClO2, इसने बनाया FClO2, एक F मेरे पास रह गया, मैंने अलग कर दिया। दैट्स इट। आगे देखिए, अब चेक करें मेरे पहले स्टेप के अंदर फ्लोरीन एक दफा है, ClO2 एक दफा है, रेट इक्वेशन में भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो स्टोइक्योमेट्रिक रेशो फर्स्ट स्टेप के साथ कंसिस्टेंट है। इसका मतलब है ये हो गया RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दूसरी बात चेक करें, एक दफा फ्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे आना था, आ गया। दो दफा ClO2 को आना था, एक दफा आ चुका, यानी एक दफा मुझे और करना है इसको रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे FClO2 एक दफा आ गया है, एक दफा रह गया है, एक दफा और आना चाहिए। और मेरे को इस इक्वेशन में से फ्लोरीन हटानी है। ठीक है, आई हैव टू रिमूव द फ्लोरीन बिकॉज उसका इक्वेशन में कोई काम नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसी फ्लोरीन को वापस लिखा, और मुझे एक दफा ClO2 और चाहिए था, लिख दिया, और मैंने प्रोडक्ट बना दिया FClO2। आप चेक करें, अगर मैं इसकी ओवरऑल इक्वेशन बनाऊंगा तो ये यही बनेगी। ऐसी कैसे बेटा? फ्लोरीन से फ्लोरीन कैंसिल करूंगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म। बेटा स्टेप 1, क्यों? बिकॉज stoichiometric ratio is consistent with rate इक्वेशन। रेट में भी फर्स्ट है और यहां पे भी 1:1 का रेशियो। दैट्स इट, तो कंसिस्टेंट हो गया। When the rate of reaction is measured in mole per dm cube, the numerical value of the rate constant is 1.22. Under certain conditions, complete the rate equation for this reaction stating overall order। तो वो हम ऊपर वैसे तो कर चुके हैं, दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। K फर्स्ट ऑर्डर था विद रिस्पेक्ट टू द F2, फर्स्ट ऑर्डर था विद रिस्पेक्ट टू द ClO2। ओवरऑल क्या हो जाएगा? 1+1, यानी कि व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन रेट इक्वेशन ना, तो ये हो जाएगा 1+1, यानी सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल।
use the rate equation in 1, calculate the rate of reaction when the concentration of F2 and Cl2 both 2 10 to power -3। सब कुछ तो दिया हुआ है। रेट इज इक्वल टू के की वैल्यू दी हुई है, ये रही 1.22 आपको फ्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 2 10 टू पावर -3 का स्क्वायर कर लो, दोनों सेम है, या फिर अलग अलग लिख लो, मर्जी है तुम्हारी। -3 ये हो जाएगा 4.88 10 टू पावर -6 बेटा। 4.88 इंटू 10 टू पावर -6 आ गया। अभी तक बहुत सिंपल सा है, ठीक है, आगे चलते हैं। अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड द रेट and in the presence of large excess ClO2 the rate equation is shown, ठीक है। अब देखो इसने चालाकी क्या की, आपको ClO2 को लार्ज एक्सेस कर दिया तो उसने रेट इक्वेशन में से हटा दिया। ये बात मैं आपको क्लास में भी कई दफा बता चुका हूं कि सूडो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यहां यूज किया उसने, ठीक है। एक चीज को बहुत ज्यादा एक्सेस कर दिया, तो अगर आप बहुत एक्सेस कर देंगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, यानी उसमें चेंज ही नहीं आया, इसलिए आपने उसको रेट इक्वेशन से हटा दिया। तो नाउ दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ओनली। पहले क्या था, ओवरऑल सेकंड था, अब क्या है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर है। द हाफ लाइफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2 इज दिस, हाफ लाइफ आपको दे दी है और फर्स्ट ऑर्डर है, याद रखिएगा। नाउ इट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस इज द हाफ लाइफ। अंडर दीज कंडीशंस कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ K यानी K1 गिवन इट्स यूनिट्स, गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो बेटा आपसे K पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर है और हाफ लाइफ दी हुई है, तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ बराबर होती है 0.693 अपॉन के। तो बेटा के बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, तो 0.693 अपॉन टी हाफ कितनी है आपके पास, 4। तो अगर आप 0.693 डिवाइड बाय 4 करें बेटा, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.17325। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है तो 0.173 ले लेता हूं, यूनिट्स इसके सेकंड इनवर्स है, दैट्स इट। आगे देखिए बेटा, an experiment is performed under these conditions in which starting concentration of fluorine is 0.002, okay। Draw the graph on the grid in figure 1.1 to show how concentration of F2 changes over first 12 seconds। अब यहां पे एक बात नोट करें, आपका जो हाफ लाइफ है वो है 4 सेकंड, वो आपसे 12 सेकंड्स का पूछ रहा है, तो 12 का मतलब हो गया आपसे 3 हाफ लाइफ पूछ रहा है, दैट्स इट। हाफ लाइफ किसे कहते हैं, व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ्ड और व्हेन हाफ ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म, इसी को कहते हैं। तो बेटा 0.002 का हाफ कितना होगा, 0.001 ये होगा, 0.001 का हाफ क्या होगा, 0.0005, तो तकरीबन इधर आना चाहिए, और 0.000 का हाफ क्या होगा बेटा, 0.00025, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। 3 हाफ लाइफ पूछ रहा है, एक 4 पे निकालेंगे, एक 8 पे निकालेंगे और एक 12 पे निकालेंगे, तो 4 पे आ गया 1, यानी कि ये हो गया। उसके बाद 8 पे आ जाएगा, आएगा 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 ये हो गया 8, और 12 बेटा 1 2 और ये 2.5, ये आ गया। यार ये ना, ये काम आप खुद से किया करेंगे, जो ग्राफ बनाने वाला काम होता है ना, ये पता नहीं मैं सही बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँ। ये आपका मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, नो मैं सही करूँगा या नहीं, चलो तकरीबन, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं अगर इसे थोड़ा सा और तमीज़ से बना लूँ शायद कुछ सही बना लूँ।
हम्म, हम्म, नहीं ये थोड़ा सा ऊपर नीचे, बट आप खुद बनाइएगा इसको प्लीज बेटा। आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे बनता है। यूज योर ग्राफ, use your graph in figure 1.1 to find the rate of reaction when the concentration of F2 is 0.001. Okay, show your working on the graph. बेटा और कितने मार्क्स का? अरे 1 मार्क का यार। ये देखो 0.001 का मतलब हो गया इस पॉइंट पे आपसे रेट पूछ रहा है, यानी 4th सेकंड पे आप पे रेट पूछ रहा है। अच्छा सबसे अच्छी चीज ये है, इसने 1 मार्क का दिया ना, आसान तरीका है। आप देखें बेटा दोनों 0 0 है, तो आप एक ऐसा टेंजेंट खींचे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा हो, आसान हो जाएगा क्योंकि दोनों ही 0 0 है। ये ले बेटा, अगर मैं इसे कुछ बनाने की कोशिश करूं लाइक दिस, ये देखें फॉर एग्जांपल, पता नहीं सही बना रहा हूँ या नहीं, लेकिन यूं कर लूँ, नहीं हो रहा टच, पॉइंट के साथ तो टच कर रहा है, सही है। और मैं इसे कर लेता हूँ जरा और ऊपर, लेकिन अगर ये थोड़ा सा और ऊपर होता तो ये नहीं होता, इसका मतलब ये कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है। लेट्स सी, अगर मैं फिर से बनाने की कोशिश करूं तो ऊपर से आएगा ये ना, अब सही टच हो रहा है, राइट। आई थिंक कि अब सही टच हो रहा है। ओके लेट्स सी, मेरा साथ दीजिएगा। अगर मैं इसे ले लूं 0.0016 है और 17 तक तकरीबन ले लूं, 0.0017 है और ये आ रहा है 10.2, 10.2, 10.2 तकरीबन, सही है। तो मैं इसे y अपॉन एक्स करके डायरेक्ट ले लेता हूँ, सही है। तो ऊपर कितना था मेरा 0.0017, 0.0017 और नीचे कितना है बेटा 10.2, श्योर सही कर रहा हूँगा। 0.0017 डिवाइडेड बाय 10.2, ये आंसर आ रहा है 1.66 10 टू पावर 1.666 है, 1.67 इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है। 1 मार्क का सवाल था, दोनों 0 0 दिए थे, तो मैंने टाइम्स आया कि ये बगैर क्या कर दिया बेटा, डायरेक्ट उसको y अपॉन एक्स से सॉल्व कर लिया, ठीक है। डिफाइन के डब्ल्यू मैथमेटिकली बाय कंप्लीटिंग द एक्सप्रेशन। बेटा के डब्ल्यू क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, किसके बराबर होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है 2 के पार्ट बी में टू सॉल्यूशंस V एंड W आर डिस्क्राइब्ड, ठीक है। V दिया हुआ है HCl और W दिया हुआ है NaOH। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इन V इज द सेम एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम दी गई, ठीक है। ओके ये सेम है। Okay, the pH value of V and W differ by exactly 11. Okay, इनका डिफरेंस दोनों में आ रहा है 11 का, यानी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है पीएच का वो आ रहा है 11 का बेटा, ठीक है। आगे देखिए दोनों का डिफरेंस करके, उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इन V, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl पूछ रहा है। अच्छा तो अगर मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाऊं, थोड़ा बैकग्राउंड में चला जाऊं, जरा यहाँ चला जाऊं, यहाँ चला जाता हूं, यहाँ एक छोटी सी बात देखिएगा बेटा। अगर एसिड और एल्कली दोनों स्ट्रॉन्ग हो, नंबर 1, ठीक है, मैं यहां लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली, एक बात। दूसरी बात याद रखिएगा, रेशो 1:1 का हो तो होता क्या है, अब देखिए, तो होता ये है
कि आपकी जो एल्कली की पीएच होती है वो आप कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, जरा समझिएगा बात को। 0.1 मोलर HCl की पीएच आप कैसे निकालते हैं। आप कहेंगे सर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आइन, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग स्ट्रॉन्ग है तो यही कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आइन की होगी, और pH की वैल्यू आ गई 1.0, निकाल ली। आइए बेटा अब मेरा दूसरा सवाल सुनिए, अब आपको उसकी लॉजिक समझ में आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच निकालें। HCl और NaOH में 1:1 का रेशो है और दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलीज हैं बेटा। ओके, अब आप ये कैसे निकालेंगे जरा सोचिए। आप कहेंगे कि सर POH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। आप कहेंगे POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.1। आपने कहा POH इज इक्वल टू 1.0 हो गया। अब आप कहेंगे PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो आपने एल्कली की पीएच निकालने के लिए क्या किया होगा, 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13। मानते हो। अब आप गौर से देखें, व्हाट इज दैट 1। आप कहेंगे POH। यस, मुझे एक बात बताओ, क्या यही POH किसी स्ट्रॉन्ग एसिड जिसके साथ 1:1 का रेशो हो उसकी पीएच नहीं है? है, सही है। POH कितनी आ रही है, 1। पीएच कितनी आ रही है, 1। दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग। रेशो क्या है, 1:1, तो पीएच इज इक्वल टू POH। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे थोड़ा तमीज से लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पीएच ऑफ एल्कली बेसिकली निकाली जाती है 14 माइनस पीएच ऑफ एसिड से, ऐसे निकाली जाती है एल्कली। देखो मैंने यही काम किया, और से देखें। pH ऑफ एल्कली इज इक्वल टू 14 माइनस pH ऑफ एसिड। कब? जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो, दोनों का रेशो 1:1। तो उसने दोनों स्ट्रॉन्ग दिए हैं, NaOH HCl का रेशो भी 1:1 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास आंसर। अब देखें बेटा, मैंने कहा pH ऑफ एल्कली माइनस pH ऑफ एसिड इज इक्वल टू, डिफरेंस कितना था दोनों के pH का, 11। तो मैंने लिखा pH ऑफ एल्कली माइनस pH ऑफ एसिड इज इक्वल टू 11। उसने यही कहा ना, दोनों में डिफरेंस कितना है, 11। तो pH ऑफ एसिड माइनस pH ऑफ एल्कली माइनस pH ऑफ एसिड इज इक्वल टू 11। अब इस pH ऑफ एल्कली में ये वैल्यू पुट कर दे तो आपके पास क्या होगा, आप कहेंगे 14 माइनस pH ऑफ एसिड माइनस pH ऑफ एसिड इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। आगे आ जा, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 14 माइनस 2 pH ऑफ एसिड इज इक्वल टू 11। इसे उधर ले जा, माइनस 2 pH ऑफ एसिड इज इक्वल टू 11 माइनस 14। ये हो जाएगा -3, ये होगा -2 pH ऑफ एसिड। माइनस माइनस हटा दे तो बताओ pH ऑफ एसिड क्या निकली, 3/2 यानी 1.5। आ गई। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाए ना, ये वाली बात, फिर इंशाल्लाह बाकी चीजें समझ में आ जाती है।
तो मैंने इसको क्या कर दिया 1.5। तो पीएच ऑफ एसिड कितनी आ रही है 1.5। आ जाओ बेटा, हो गया सारा मसला हल। अब मसला यही, इतनी सी जगह पे तो नहीं समझा सकता था, इसलिए वहां लेके गया। तो आपने कहा pH ऑफ एसिड इज 1.5। अब निकाल लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। क्यों? वन स्ट्रॉन्ग एसिड है और मोनोबेसिक है, ठीक है। तो हो जाएगा सॉल्व ना बेटा। आप ये देखो, आपने कहा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आइन, pH दी हुई है 1.5 माइनस लॉग H प्लस आइन, इसे वहां ले जा, 10 रेज टू पावर माइनस 1.5 विल बी इक्वल टू H प्लस आइन। मैं करता हूं 10 रेज टू पावर माइनस 1.5 बेटा, ये आंसर आ रहा है 0.0316, 0.0362 समथिंग लाइक दिस। तो मैं इसको 0.0316 ही ले लेता। ये आ गई मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन। आगे आओ, कहता है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉल्यूशंस V एंड W आर मिक्स्ड। V और W इक्वल वॉल्यूम, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम, दोनों का वॉल्यूम इक्वल, दोनों की रेशियो 1:1। तो आपसे कह रहा है गिविंग सॉल्यूशन X, नेम द सॉल्यूशन। तो बेटा HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड। और पीएच क्या होगी बेटा 7, क्योंकि दोनों 1:1 के रेशियो में है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, मतलब मोल सेम है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो गई। 1 centimeter cube sample of 1 mole per dm cube nitric acid is added to 100 centimeter cube of solution X। solution X का मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है, ये वही वाला सॉल्यूशन है, न्यूट्रल है। फॉर्मिंग अ मिक्सचर Y, ठीक है। 1 centimeter cube sample of 1 mole per dm cube potassium hydroxide to 100 centimeter cube of X forming mixture Z। यार वैसे तो खैर होगा, क्या बोलता है, एस्टिमेट द पीएच मिक्सचर, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, खुद कह रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एल्कली, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, दोनों के 1 मोल डाले हुए हैं आपने। तो अगर आप मोल निकाल के भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप ये नाइट्रिक एसिड है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये वॉल्यूम है, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा 0.001। तो इसका मतलब है मोल्स आ गए 0.001। और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी 0.1 से, तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड आ जाएगी 0.01। और अगर मैं 0.01 की पीएच निकालूं कैलकुलेट करके भी, हालांकि उसने बोला है कैलकुलेशन नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मैं फिर भी निकाल लेता हूं। तो मैंने लिखा माइनस लॉग, कहाँ है, माइनस लॉग 0.012 आ रही है पीएच मेरे पास। इसी तरह अगर इसकी pH 2 है तो उसका 14 - 2 कर दो 12 आ जाएगी। तो ये तकरीबन 2 होगी और ये तकरीबन 12 हो जाएगी, दैट्स इट। और अगर आप बगैर एसटीवी, तो मैंने कैलकुलेट करके कर लिया, अगर वो ना भी करे, मतलब आप एस्टिमेट करेंगे तो रेंज दी होती है, जैसे 1 से लेके 3 तक, इसी तरह 11 से लेके 14 तक की कोई रेंज दी होगी, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एल्कली और स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसलिए उसने यहाँ लिख दिया, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तभी तो कंजूस आदमी ने 1 मार्क दिया है। सी का पार्ट 1, CH3CH2COOH, CH3CCl2COOH and H2SO4 all acidic, ठीक है। Suggest the trend in the relative acid strength of these three। Strongest तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया बेटा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं। और वीकेस्ट इसमें हो जाएगा बेटा प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, ये बीच में आएगा क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी बेटा तो डेफिनेटली आपकी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो आपने लिखा CH3CCl2COOH, एक्सप्लेनेशन देनी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में लिख रहे हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट, H2SO4, ये 3 मार्क्स का है तो आपको दिल खोल के लिखना चाहिए, जितना आपको आता है लिख दे सब। H2SO4
is strong acid and completely dissociate. ठीक है, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, आसान है वो भी. Cl is electron withdrawing group which increases stability of conjugate base. ठीक है, और तीसरे के लिए लिख देते हैं, इसके लिए इथाइल लगा हुआ है इसके साथ. अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी लिख सकते हैं, वैसे ये ज्यादा अच्छा है. अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप decreases stability of conjugate base, hence strength decreases. मैंने इसलिए थोड़ा दिल खोल के लिखा, उसने मार्क्स 3 दिए तो जरा लिख दो, कोई बात नहीं. आगे देखिएगा क्या बोलता है बेटा. वो कहता है when concentrated sulfuric acid is added to water, a series of acid base reactions occur. ठीक है, there are 3 conjugate acid base pair that can be identified during the. सही है, सल्फ्यूरिक एसिड को तुमने पानी में डाला तो क्या क्या बन सकता है. मैं पहले कहीं बना दूं, कहीं जगह है, यहीं बना लेता हूं. ये देखें बेटा, H2SO4 पानी में डाल दो तो ये बनाएगा H3O प्लस और HSO4 नेगेटिव. एक हो गया. HSO4 नेगेटिव H2O से मिलेगा तो बनाएगा H3O प्लस और SO4 नेगेटिव. अब मेरी बात को समझिए, ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड, ये हो गया कॉन्जुगेट बेस. Part of an acid when it donates a proton, conjugate base. Part of a base when it accepts a proton, conjugate acid. आ जाओ, अब सेकंड इक्वेशन में ये हो जाएगा एसिड, ये हो जाएगा बेस, ये अगेन कॉन्जुगेट एसिड और ये अगेन कॉन्जुगेट बेस सेकंड इक्वेशन के लिए. तो बेटा कॉन्जुगेट एसिड 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा H2SO4 और बेटा HSO4 नेगेटिव हो गया. सेकंड वाले में देखो HSO4 एसिड हो गया और इसका बेस क्या होगा सेकंड स्टेप के लिए, सल्फेट. थर्ड कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है बेटा, कॉन्जुगेट एसिड हमारा H3O प्लस हो गया और उसका बेस क्या कहलाएगा बेटा, H2O. बेटा तो सही तो कह रहा है. ठीक है, तो हमारे पास देयर आर 3 कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. सही बोल रहा है. मगर डेफिनेशन पता होना कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस की, तो फिर तो जिंदगी में सुकून. The partition coefficient of a substance Q between hexane and water is 7.84 at 298 Kelvin. Okay. Q is more soluble in hexane than in its water. Define the partition coefficient. बेटा simple definition पूछ रहा है आपसे. तो ratio of concentration between two immiscible solvents at equilibrium. ठीक है, ratio of concentration of solute
between two immiscible solvent at equilibrium. 5 gram of Q is shaken with a mixture of 100 centimeter cube of the water. Okay, 100 centimeter of hexane, 298 Kelvin, and left until there is no further change in concentration. Calculate the mass of the Q dissolved in water. देखो बेटा, सबसे पहली बात तो मैं आपको हमेशा से ये बात बोलता आया हूँ, आज फिर बोलता हुआ हूँ, हमेशा याद रखिएगा कि ये रेशो है। कुछ लोग नॉन पोलर ऊपर लिखते हैं, पोलर नीचे लिखते हैं, कुछ लोग पोलर ऊपर लिखते हैं, नॉन पोलर नीचे लिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं जो चीज़ पहले लिखी गई हो वो पहले लिख दो। हर एक की अपनी अपनी बात है, लेकिन याद रखना जो दुरुस्त बात है वो ये है कि नॉन पोलर ऊपर लिखा करें और पोलर को ना नीचे लिखा करें। नॉन पोलर ऊपर और पोलर नीचे बेटा, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप उसे रिवर्स करते हैं तो वो अक्सर लिखता है और रिवर्स आर्ग्यूमेंट, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, लिख दें। तो मैं अपनी तरीके से, जिस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ मैं वो कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। आप मेरा साथ दीजिएगा। पार्टीशन कोफिशिएंट केपीसी आपको दिया हुआ है 7.84, 5 ग्राम आपके पास क्यू है और दोनों 100 सेंटीमीटर क्यूब है, एक हेक्सेन है और एक वाटर है, ठीक है। तो मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो आपकी मर्जी है, मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, आपका जो दिल चाहे आप उससे कीजिएगा। के पी सी भाई, के तो मैं लिखता हूं क्यू इन हेक्सेन और क्यू इन वाटर। केपीसी आपको दिया हुआ है 7.84, यही दिया हुआ है, यस यही दिया हुआ है। क्यू इन हेक्सेन, तो अगर मैं इसे कर देता हूँ, इन हेक्सेन है ना, तो मुझसे किस में पूछ रहा है, वाटर में पूछ रहा है, मास ऑफ वाटर में, यस। तो मैं अगर इसे कर देता हूँ 100 माइनस एक्स, सॉरी, अगर मैं इसे कर देता हूँ 5 माइनस एक्स अपॉन 100 और नीचे x अपॉन 100, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, ये ज़रा अजीब सा लग रहा है, तो 7.84 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन एक्स, ऐसे कर देता हूँ, 100 से 100 हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7.84 x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। इस माइनस एक्स को यहाँ ले आओ तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8.84 x इज इक्वल टू 5, x बराबर हो जाएगा 5 अपॉन 8.84। ये हो गया एक तरीका, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 8.84 बेटा, ये आ रहा है 0.565 है, 567 का 5656 है, तो 566 कर देते हैं, ये आंसर आ गया। एक तरीका। अगर तुम में से किसी बच्चे ने इसको यूं सॉल्व किया हो, जैसे कोई बात नहीं, ओ आर ए और रिवर्स आर्ग्यूमेंट ऐसे भी किया हो कि यहाँ लिखा हो 7.84 इज इक्वल टू, ऊपर वाटर लिख लिया, x अपॉन 100 नीचे कर दिया 5 माइनस एक्स अपॉन 100, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूँ, ये देखिएगा 7.84 इज इक्वल टू x अपॉन 100 और 100 अपॉन 5 माइनस एक्स। तो अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे सॉल्व किया तो भी सही है, अब मर्जी है आपकी, ठीक है, चाहो तो रिवर्स कर लो, चाहे यूं कर लो, कोई इशू नहीं। A sample of Q is shaken with different mixture of water and hexane, okay, and left until there is no further change in concentration. It was found that the mass of Q dissolved in each solvent is the same. सही है, दोनों में सेम है। यूज केपीसी वैल्यू सजेस्ट द पॉसिबल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर यूज्ड एंड द हेक्सेन यूज्ड बेटा। तो
अब आपको कह रहा है अगर Q दोनों में इक्वल अमाउंट में डिसॉल्व हो, सपोज करो मैंने यहां लिखा कि KPC इज इक्वल टू Q इन हेक्सेन नॉन पोलर अपॉन Q इन वाटर। अब आप देखिए केपीसी की वैल्यू आपको दी हुई है 7.84। जरा आप मेरी बात को समझिएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 5 था ना, टोटल कितना था बेटा 5 था, तो 2.5 आधा आधा डिसॉल्व हुआ है, 2.5 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी वॉल्यूम तो पूछ रहा है, 2.5 ग्राम x सेंटीमीटर क्यूब में और 2.5 y में आ गया। तो बेटा मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं ना कि 2.5 अपॉन x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय y अपॉन 2.5। इससे ये कैंसिल कर लो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 7.84 इज इक्वल टू y अपॉन x। अब देखो बेटा आपके पास इसका रेशो क्या आ रहा है, y अपॉन एक्स का 7.84। और बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अगर मैं सपोज करो एक को ले लेता हूं, ऊपर क्या है वाटर है, ठीक है, यस ऊपर वाटर है, y किसके लिए था, वाटर के लिए था, याद रखिएगा, ये मिक्स मत कर दीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी बेटा। तो अगर मैं इसे ऐसे कर देता हूं कि 784 ले लेता हूं एक को, तो बेटा दूसरे का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दैट्स इट, सही है। और अगर इसको मैं 784 की जगह 78.4 लेता तो मैं दूसरे को 10 ले लेता। तो मर्जी है आपकी, आप इसका रेशो ही आना चाहिए बस। तो अगर आप देखें, अगर मैं ये वाला रेशो लेके आऊँ तो मैं ऊपर क्या लिखूँ, 784 डिवाइड बाय 100 करूँगा तो ये आंसर आएगा। यानी एक को कर देता हूँ मैं 784 सेंटीमीटर क्यूब और एक को मैं कर देता हूँ 100। ये कुछ भी आ सकता है। अगर कोई बच्चा इसे यूं लिखना चाहे, किस तरह, अगर मैं इसे आप 78.4 करूँ तो इसे क्या करूँगा, इसे मैं 10 सेंटीमीटर क्यूब कर दूँगा। सही है, तो मर्जी है आपकी, जैसा भी आप उसको दिल चाहे, तो उसका रेशो ये आना चाहिए। Q is more soluble in hexane than it is in water। अच्छा हेक्सेन क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है, ये क्या है बेटा, नॉन पोलर। देन वाटर, वाटर क्या है बेटा, पोलर है। इसका मतलब ये हुआ Q इज नॉन पोलर, तभी तो वो ज्यादा सॉल्युबल है हेक्सेन के अंदर। इट इज सजेस्टेड दैट Q इज 1 पोटेशियम क्लोराइड और दिस इज 1 और 4 पेंटानॉल एंड दिस इज मीथनोइक एसिड। तो एक्सप्लेन दैट। तो डेफिनेटली बेटा पेंटानॉल होगा, पेंटानॉल because it has more non-polar part in its molecule। और कोई भी सुटेबल एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं जो आपको सही लग रही हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं बेटा। हाइड्रोजन peroxide is liquid at 298 Kelvin। It is moderately stable under room conditions, ठीक है, but will decompose quickly if a catalyst is used। आपको पता भी, आप ओ लेवल से पढ़ते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 इसमें कैटलिस्ट यूज होता है। डिफाइन इंट्रोपी, वो आपसे कह रहा है इंट्रोपी बताओ। इट इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, सही है। इट इज measure of disorder of system। Predict the sign of the standard entropy change in reaction 1। रिएक्टेंट साइड पे लिक्विड है और प्रोडक्ट साइड पे लिक्विड के साथ साथ गैस भी है, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, गैसेस की। एंट्रोपी इंक्रीज हो रही हो तो साइन प्लस लगाते हैं, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही हो तो साइन माइनस लगाते हैं। तो साइन क्या लगाएंगे, प्लस। क्यों लगाएंगे, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एक्सप्लेनेशन, एंट्रोपी इंक्रीजेस
because products have more number of moles. एक बात, यहाँ 2 मोल है, यहाँ 3 मोल है, more number of moles and gaseous product and a gaseous product. सही है, तो एक gaseous product भी इसके अंदर है. Some bond energy data are shown in table 3.1. Use the data in the table to show that the enthalpy change of the following reaction is this. अच्छा, ये ओलेविस वाला सवाल है, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन वाला. ये तभी इसने 1 मार्क का वैसे ही टाइम जाया करने के लिए कि बच्चों को थोड़ा स्टॉप लगे यहाँ पे ना, थोड़ा सा वो करूँ. खैर यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 2HOOH. सही है, बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है, ये हो जाएगा 2HOH प्लस O2. ठीक है, रिएक्टेंट साइड पर OH और OH के कितने बॉन्ड हैं? 2, 4 हो गए. 4 HO बॉन्ड हैं और 2 OO के बॉन्ड है. राइट, यही बॉन्ड है. और से देखें, और प्रोडक्ट साइड पर 4 HO के बॉन्ड आ गए और 1 बॉन्ड OO का आ गया. बस दैट्स इट. तो 4 बॉन्ड से 4 बॉन्ड कैंसिल, ये तो हटा दो. तो टोटल जो चेंज आ रहा है बॉन्ड्स में, वो 2 बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं OO और 1 बॉन्ड फॉर्म हुआ है. बस यही बात हुई है और तो कुछ हुआ ही नहीं है. अब देखो, ये जो 2 बॉन्ड आपने ब्रेक किए हैं, इसमें आपने कितनी एनर्जी दी होगी? ये रहा 150 इंटू 2 आ जाएगा 300 प्लस. क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक. इधर आ जाओ, एक OH का बॉन्ड रिलीज होगा तो एनर्जी कितनी होगी, बनेगा तो रिलीज कितनी होगी? 496. तो -496, तो 300 माइनस 496 इज -196. प्रूव हो गया, टाइम जाया कर रहा था. ठीक है, आगे आ जाओ. सी सम स्टैंडर्ड इंट्रोपीज आर शोन इन टेबल 3.2. ठीक है, आपको इंट्रोपी ऑफ H2O2 दी हुई है, आपको इंट्रोपी ऑफ द वाटर दी हुई है. उसके बाद बोल रहा है द इंथैल्पी चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आर शोन. गिब्स फ्री एनर्जी का भी आपको दिया हुआ है. गुड, 196 और दिस. कैलकुलेट द डेटा इन गिवन टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन. अच्छा, ये पता है हुआ ये है, आप समझ गया. ये इसकी इंट्रोपी दे दी, इसकी दे दी, इसकी पूछ रहा है ऑक्सीजन की बस. और उसने आपको क्या क्या गिवन दिया हुआ है, ये देखो, डेल्टा H दिया हुआ है, डेल्टा G दिया हुआ है. अब इंट्रोपी चेंज चाहिए आपको. क्यों? देखो, डेल्टा G बराबर होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. ठीक है, ये हो गई स्टैंडर्ड इंट्रोपीज. दैट्स इट. तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर वो आपको इंट्रोपी पूछ रहा है तो आपको पहले इंट्रोपी चेंज निकालना चाहिए. और सॉरी, हाँ, इंट्रोपी चेंज निकालना चाहिए. इंट्रोपी चेंज किसके बराबर होती है? इंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट के. बेटा ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगी बात पूरी. लेट्स सी, डेल्टा G किस में दिया हुआ है? किलो जूल में. और डेल्टा H किस में दिया हुआ है? किलो जूल में दिया हुआ है. ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या निकाल लेता हूँ बेटा? डेल्टा S कैसे निकाल लेता हूँ? डेल्टा G, डेल्टा G कितना दिया हुआ है मुझे? ये है 238 दिया हुआ. ठीक है, तो 238, एक मिनट, ये दिया हुआ है 238 माइनस में. और डेल्टा H कितना दिया हुआ है आपको? -196 दिया हुआ है, माइनस T डेल्टा S. चलो हम इसे सॉल्व करते हैं. इसे वहाँ ले जाऊँ पहले. -238 प्लस 196 इज इक्वल टू माइनस T डेल्टा S. हो गया बेटा? जगह नहीं बचेगी मेरे, नहीं नीचे जगह है. ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ मैं, ज़रा देखिएगा. 238
-196 बेटा 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा -42 इज इक्वल टू माइनस, और टेम्परेचर हमें उसने क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ही दिया हुआ है ना। कुछ ये रहा 298 दिया हुआ, ठीक है, केल्विन दिया हुआ। तो मैंने -298 केल्विन इंटू डेल्टा एस से ये हटाओ तो 42/298 इज इक्वल टू डेल्टा एस आ जाएगा। 298 0.1409 आ रहा है। तो अगर 0.1409 आ रहा है तो ये तो किलो जूल में आ रहा होगा ना। 0.1409 का मतलब 1, ठीक है, ये आ गया किलो जूल में, और हमें किस में चाहिए, जूल्स में। तो मल्टीप्लाई कर दूं इसको, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया मैंने, मेरे पास आ गया बेटा। अब मेरे पास आ गया डेल्टा एस 140.9, तो 141 कर देता हूँ इसको, जूल्स पर केल्विन। अब जा करके मैं एंट्रोपी ऑफ द ऑक्सीजन निकाल सकता हूं, कैसे। एंट्रोपी इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। तो बेटा एंट्रोपी मेरे पास है 141, एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है मेरे पास, वाटर और O2। वाटर कितना है 70, तो 70 कितने मोल्स हैं बेटा, 2 मोल्स हैं, तो 70 इंटू 2 इज 140, ठीक है, ये हो जाएगा 140, तो और प्लस एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन, या डायरेक्ट ऑक्सीजन लिख दूं यहाँ, ऑक्सीजन माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितनी है बेटा, H2O 102, तो 102 कितने मोल्स हैं, ये 2 मोल्स है, तो 102 इंटू 2, 102 इंटू 2 इज 204, 204 204 हो गया। ये हो जाएगा 141 इज इक्वल टू 140 माइनस 204, और ये ऑक्सीजन बेटा 140 माइनस 204 64 आ रहा है, 141 माइनस 64 प्लस O2 वहाँ ले जा, प्लस में हो जाएगा 64 प्लस 141 205 आ गया बेटा, ऑक्सीजन आ गया मेरे पास 205, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले एंट्रोपी चेंज निकाला, ठीक है, फिर उसके बाद एंट्रोपी चेंज निकालने के बाद एंट्रोपी चेंज बराबर होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के, और मेरा पास आंसर आ रहा है 205, ठीक है। द डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज कैटलाइज्ड बाय एक्वस आयरन 3 क्लोराइड एंड बाय सिल्वर मेटल, एक्वस आयरन 3 क्लोराइड और सिल्वर मेटल, यानी इस डीकम्पोजिशन में इसने मैंगनीज ऑक्साइड ने यूज किया, बल्कि क्या यूज किया है, कह रहे कर सकते हैं एक्वस आयरन 3 क्लोराइड और सिल्वर मेटल। आइडेंटिफाई विच ऑफ टू कैटलिस्ट एक्टिंग एज अ होमोजीनस कैटलिस्ट। देखो बेटा H2O2 एक्वस है, ये भी एक्वस है, तो ये सेम स्टेट में हो गए तो होमोजीनस हो गए, तो होमोजीनस कैटलिस्ट कौन सा होगा, आयरन 3 क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड, सेम फेज होमोजीनस, डिफरेंट फेज रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का तो हेट्रोजीनस। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, सेम फेज में, दोनों के फेज सेम है, दोनों के स्टेट सेम है। पार्ट ई पे आ जाओ। ई नॉट वैल्यू फॉर 2 इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर गिवन, ठीक है। एक आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एसिडिक कंडीशन के अंदर +1.77, तो ये रिड्यूस होगा, और ये माइनस में है तो ये होगी रिडक्शन और ये होगी ऑक्सीडेशन, ठीक है। पॉजिटिव रिड्यूस, नेगेटिव ऑक्सीडाइज। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंस्ट्रक्टेड विद द फॉलोइंग हाफ सेल्स इलेक्ट्रोड, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ H2O2 विद प्लैटिनम वायर और क्रोमियम 2+ क्रोमियम 3+ विद प्लैटिनम वायर, ठीक है। आपको याद होगा जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जब सॉल्यूशंस हों
बिटवीन आइंस को अगर आपको निकालना हो या गैसेस के बीच में निकालना हो सॉल्यूशन जोन्स में, तो हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं बेटा, हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हो गया दोनों केसेस के अंदर। आइडेंटिफाई द पोजीशन, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव हाफ सेल। पॉजिटिव क्या होता है, जहाँ रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो रिडक्शन कहाँ हो रही है बेटा, ऊपर वाले में, तो आप लिखेंगे पॉजिटिव हाफ सेल के अंदर एसिडिफाइड H प्लस आइन जो आपका आ रहा है वही होगा, यानी ये वाला होगा आपका ई नॉट वैल्यू हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला, H2O2 H पॉजिटिव है, और ई नॉट ऑफ द सेल जो आपको बोल रहा है। ठीक है, तो ये ई नॉट ऑफ द सेल निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, ई नॉट इज इक्वल टू रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ई आर माइनस ई एल। तो बेटा रिडक्शन आपके पास है 1.77। याद रखना इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव। 1.77 माइनस माइनस 0.41, बेटा पास आंसर आ जाएगा 1.77 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.41, 2.18 आ रहा है मेरा आंसर। ठीक है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करके, तो ये आ जाएगा 2.18। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द सेल रिएक्शन दैट अकर्स पर मोल H2O2। तो बेटा डेल्टा जी आपको याद होगा, वी कैन कन्वर्ट वोल्ट्स इनटू एनर्जी। डेल्टा जी बराबर होता है -N इंटू एफ इंटू ई नॉट। बेटा हो जाएगा, दैट्स इट, आपके पास सब कुछ तो है। इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं ये देखना पड़ेगा। इधर है 2 इलेक्ट्रॉन, इधर है 1, तो इसका मतलब है इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा ना, ताकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो। तो ओवरऑल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं, 2। तो आपने लिखा 2। फैराडे की वैल्यू क्या होती है, 96500। ई नॉट आपने कितनी निकाली, 2.18। सब लेक्चर से रिलेटेड है, जितनी ये सब कुछ आप लेक्चर्स में कर चुके हैं बेटा। ठीक है, तो 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाई बाय 2.18, ये आ गया तुम्हारे पास -420740 जूल्स, डिवाइडेड बाय 1000 कर दे, किलो जूल में आ जाएगा 420.74 किलो जूल में आ गया। हाँ, इसने किलो जूल में मांगा हुआ। ठीक है, the E naught value for the two electrode reactions are this. Okay, H2O2 और अच्छा इस दफा कोबाल्ट दे दिया। ठीक है, पिछली वाली में इसने क्रोमियम दिया हुआ, ये देखो। ओके, इस दफा इसने क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट दिया हुआ है। ठीक है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंस्ट्रक्टेड विद द फॉलोइंग हाफ सेल। हाफ सेल में एसिडिफाई H2O2 अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है, और सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट का दिया, यानी इन्हीं दो के हाफ सेल्स दिए। ठीक है, अच्छा, solution containing 0.02 mole per dm cube of cobalt 3 plus और 2 moles of cobalt 2 2 mole per dm cube cobalt 2 plus दिया हुआ। ठीक है, मैं इसे ज़रा हटा दूं क्योंकि ये मेरे काम की चीज़ होगी। अब देखते हैं क्या बोलता है। अ प्लैटिनम वायर यूज नर्स्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल 2 अंडर दिस कंडीशन, यानी इसके लिए पूछ रहा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं कैलकुलेट करूं, मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं ताकि आपको चीज़ें और अच्छी समझ में आ जाए। देखो बेटा, उसने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट 2 प्लस ज़्यादा ली हुई है और कोबाल्ट 3 प्लस कम, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नर्स्ट इक्वेशन से नई ई नॉट वैल्यू निकालेंगे तो वो इससे लेस पॉजिटिव होगी। क्यों? इसलिए कि अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जा रहा है, आपने कोबाल्ट 2 प्लस ज़्यादा लिया हुआ है, कोबाल्ट 3 प्लस कम है। अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन फेवर हो रही है, और जब ऑक्सीडेशन फेवर होगी तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू लेस पॉजिटिव होगी। मुझे नहीं मालूम वैल्यू क्या आएगी, बट मुझे एक चीज़ पता है कि वैल्यू जो आएगी वो
इससे लेस पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन उसने CO2 प्लस की ज़्यादा ली हुई है और इसकी कम ली हुई है, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा और ऑक्सीडेशन फेवर हो रही है, ये मुझे पता है। तो अब आप E इज इक्वल टू नर्स इक्वेशन देख लें बेटा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग क्यू। तो बेटा आपने E लिया, ई नॉट आपके पास कितनी है सेकंड इक्वेशन की 1.82 माइनस 0.0592, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है बेटा? CO2 प्लस, ये वाला है प्रोडक्ट। तो log 2 अपॉन रिएक्टेंट क्या है बेटा? CO3 प्लस वाला, ये रहा बेटा 0.02। अब अगर आप इसे कैलकुलेटर में पुट करें और आंसर देखें तो लेट्स सी, मैं बताऊं, माइनस लॉग माइन आप अपना भी करते रहिएगा, ठीक है, मुझ पे ज़्यादा रिलाय मत करें। ये हो गया 1.8 1.82, ठीक है। उसके बाद है प्लस, फिर से लॉग, और बेटा यहाँ मेरे पास है 2 डिवाइडेड बाय 0.02। आई थिंक कि मैंने सही किया है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.739, 1.739, 1.82 मैंने सही लिया, 1.82 है, सही है। और Q on this, the 2 upon this, 1.7 कम तो आ रहा है उससे, 1.739 आ रहा है मेरे पास आंसर। ओके 1.7379। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना 0.0592 की जगह सिर्फ 59 लेते हैं। एक मिनट, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? नहीं, ये आंसर नहीं है बेटा, वेट कीजिएगा, मेरा आंसर गलत है। इससे करता हूँ माइनस, सॉरी, माइनस 1.82, उसके बाद है माइनस 0.0592। आई एम सॉरी, मैंने बीच में से कांस्टेंट हटा दिया था। उसके बाद है लॉग, ओके बेटा, ये आ गया मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 0.02 है 1 पॉइंट, सॉरी, इसका आंसर आ रहा है, आप खुद से कीजिएगा, ये आ रहा है बेटा 1.7016, सही, 1.7016। अगर मैं इसे थोड़ा राउंड ऑफ करूं तो 1.702 कर लेता हूं इसको मैं, 1.70। अब आप देखें, इट इज लेस पॉजिटिव। आई टोल्ड यू ये लेस पॉजिटिव होगा, ठीक है। राइट एन इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन दैट अकर्स इन द सेल अंडर दीज कंडीशन। सेल इक्वेशन का मतलब ओवरऑल इक्वेशन। तो बेटा आप ये पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव है, तो यहाँ रिडक्शन होगी, और ये लेस पॉजिटिव है, यहाँ ऑक्सीडेशन होगी। यानी इसे एज इट इज चलने दे, ठीक है, इसे नीचे वाली इक्वेशन को एज इट इज चलने दो, ऊपर वाली इक्वेशन को फ्लिप कर दो, तो ये हो जाएगा CO3 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2 CO2 पॉजिटिव। नीचे वाली इक्वेशन को फ्लिप कर दो बेटा, 2H2O, लेस पॉजिटिव विल ऑक्सीडाइज, तो ये हो जाएगा H2O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैंसिल करो। अब आपके पास इक्वेशन में क्या बचेगा, मैं इसे हाथ से दिख दिख के लिख लेता हूँ। ये बचेगा 2, आपको नज़र आ रहा है, सही है, CO3 पॉजिटिव प्लस
2H2O gives you more positive, reduce हो रहा है, less positive oxidize. Under these conditions, oh, I'm sorry. ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। देखें ना, कभी कभी हम लोग सिली मिस्टेक करते हैं। ये देखिएगा, उसने कहा है राइट एन इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन अकर्स इन दिस सेल अंडर दीज कंडीशंस। यानी एक्चुअली अब ऐसा नहीं है। और से देखिए, ये नहीं ना कंडीशंस, ये रही कंडीशन। यानी ये अब चेंज होके कितना हो गया है, +1.702 हो गया है। तो इसका मतलब इस कंडीशन में पूछ रहे, तो अब देखें ये हो गया मोर पॉजिटिव। तो मोर पॉजिटिव क्या होगा बेटा, ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा। तो अच्छे तरीके से ना पढ़ने से ये होती है सिली मिस्टेक। अब मैंने अंडर दीज कंडीशंस पढ़ा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया। वो कह रहा है नहीं, अंडर दीज कंडीशंस। अब जो कंडीशंस है उसमें पढ़ो। ये जो तुमने कंडीशंस लिखी है ना, ये वाली, इससे बात कर रहा है। सही है, दीज कंडीशन 2 दफा यूज किया उसने, लेकिन बोल्ड नहीं किया। चालाक आदमी ने ना, तो हमसे इसका मतलब ये हुआ वो मोर पॉजिटिव है, ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा बेटा। तो इसका मतलब है इसे फ्लिप करना पड़ेगा ना। हाय रिजवान, इसको टू कर और फ्लिप कर। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिएगा इक्वेशन ये बनेगी 2CO2 पॉजिटिव बेटा, और ये हो जाएगी 2CO3 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, और उसके नीचे वो एज इट इज रहेगी। अब अगर सवाल ये है कि सर अगर ये ना लिखता अंडर दीज कंडीशंस तो क्या करते, जैसे मैंने किया था पहले वाले में वैसे ही करते हम लोग। आप देखें बेटा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल किया। अब मैं वापस से इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 2CO2 पॉजिटिव प्लस H2O2 प्लस 2H पॉजिटिव gives you 2CO3 positive plus 2H2O। आई थिंक मैंने सही लिखी है। अब तो अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ा करें, बीच में छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं, सिली मिस्टेक जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर अंडर दीज कंडीशंस नहीं लिखता तो वैसे ही सॉल्व करते हैं। लेकिन उसने कहा है कि कंडीशंस चेंज करने के बाद बताओ। हाँ, तो फिर कंडीशन चेंज कर देंगे बेटा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंज हो गई ना। अब तो आगे आ जाए बेटा, डिफाइन इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन व्हेन 1 mole of gaseous ions dissolved in large excess वाटर। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब गैसियस आयन को लार्ज एक्सेस वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज एन आयोनिक सॉलिड। कंप्लीट एंड लेबल द एनर्जी साइकिल टू शो रिलेशनशिप बिटवीन the enthalpy change of solution, okay, the lattice energy and the enthalpy change of hydration, okay। उससे सब ब्लैंक दिया हुआ है, आपकी मर्जी है जहाँ से जो सॉल्व कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ, ये देखिए मैं लिखता हूँ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस फ्लोराइड है ना, तो 3F नेगेटिव, इसे गैस और यहाँ लिख लेता हूँ AlF3। आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। इसको सॉलिड कर देता हूँ, इसे कर देता हूँ लैटिस। क्यों? 1 mole of ionic compound is formed from its gaseous ion, ओके। आगे आओ, अब अगर मैं इसे पानी में डाल दूँ तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम
एक्वासाइन और 3 फ्लोराइड एक्वासाइन। इसी तरह बेटा अगर मैं इसे पानी में डाल दूं तो ये हो जाएगा इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन, क्यों? क्योंकि 1 मोल डाला है, और इसे डालूंगा तो ये इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने जो रूट 1 रूट 2 किया था, तो ये था हमारा रूट 1, आपको याद है, और ये था हमारा रूट 2। तो हमने कहा था, हमने अपनी एनर्जेटिक्स वाले टॉपिक में भी पढ़ा है कि enthalpy change of hydration is equal to enthalpy change of lattice plus enthalpy change of solution। तो बेटा enthalpy change of solution बराबर थी enthalpy change of hydration minus enthalpy change of lattice के। बेटा याद आ रहा है? ये था, सब हमने क्लास में किया हुआ है, 2 मार्क्स का है। रिलेवेंट डेटा फॉर दिस क्वेश्चन आर गिवन। ठीक है, आपको इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन दी हुई है, यानी -209 दी हुई है। इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम दी हुई है, तो -4690 दी हुई है। अब इसके अंदर फ्लोराइड की नहीं दी हुई, और नहीं, हाँ ये भी दी हुई है -506। तो बेटा ये हो जाएगी -506 इंटू 3, क्योंकि ये 3 मोल्स है। हो गया? यूज दिस डेटा एंड योर एनर्जी साइकिल इन G2, कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी। हो गया बेटा? 1 मार्क का सवाल है, ये देखो, ये आपको दिया हुआ है बाबू। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और जहाँ बस क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड किया करें। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में बेटा आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।